सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो पहला ख्याल क्या था? क्या आपने सोचा, हाँ, आज का दिन मेरा है, मैं तैयार हूँ? या फिर आपने मन ही मन सोचा, काश थोड़ी और नींद आ जाती, काश आज ऑफिस न जाना पड़ता? अगर दूसरा वाला सच है तो रुकिए, आज की ये कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग सबसे लंबा जीते हैं, जहां 90 साल के बुजुर्ग सुबह उठकर अपने खेतों में काम करते हैं और जहां 100 साल की उम्र में भी लोग गाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं। उस जगह का नाम है ओकिनावा, जापान। और उनके इस दीर्घ और सुखी जीवन का राज है एक जादुई जापानी शब्द, इकिगाई। इकिगाई यानी जीने की वजह। वह एक कारण जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठाता है, वह आग जो आपके भीतर जलती रहती है, वह रास्ता जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर आगे ले जाता है। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब इकिगाई के गहरे समुद्र में उतरेंगे और ढूंढेंगे वो खजाना जो शायद बरसों से आपके ही भीतर दबा पड़ा है। साल 2012 की बात है। दो दोस्त, एक स्पेनिश लेखक फ्रांसिस्क मिरालिस और एक जापान में बसे लेखक हेक्टर गार्सिया, एक रहस्य को सुलझाने निकले। उन्होंने सुना था कि जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियन रहते हैं, यानी वे लोग जिन्होंने 100 साल की उम्र पार कर ली है। और वे लोग सिर्फ जीते नहीं, वे जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। दोनों लेखकों ने ओकिनावा की यात्रा की, वहां के बुजुर्गों से मिले, उनकी दिनचर्या देखी, उनकी बातें सुनी, उनकी आंखों में जो चमक थी उसे महसूस किया, और फिर उन्होंने लिखी वो किताब जो आज दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। लेकिन रुकिए, यह किताब सिर्फ लंबी उम्र के बारे में नहीं है। ये किताब उस बड़े सवाल का जवाब देती है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? मेरे जीने का मकसद क्या है? आइए एक एक पन्ना पलटते हैं और जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखते हैं। इकिगाई क्या होता है? जापानी भाषा में इकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या कारण। तो इकिगाई का शाब्दिक अर्थ है जीने का कारण, लेकिन यह शब्द उससे कहीं गहरा है। किताब में एक बेहद सुंदर डायग्राम है, 4 वृत्तों का एक आरेख। ये 4 वृत्त हैं। पहला, वो जो आप प्रेम करते हैं। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों वृत्त एक बिंदु पर मिलते हैं, वही बिंदु है आपका इकिगाई। सोचिए, अगर आप कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, आप उसमें माहिर हो, उसकी दुनिया को जरूरत हो और उससे आपकी कमाई भी हो, तो क्या वो जिंदगी नहीं बनेगी जिसके लिए हर कोई तरसता है? और यही इकिगाई का सार है। लेकिन किताब एक और बात कहती है जो बेहद जरूरी है। जापान में इकिगाई को इतनी जटिलता से नहीं देखा जाता। वहाँ एक बूढ़े मछुआरे के लिए इकिगाई है हर सुबह समुद्र के पास जाना और मछलियां पकड़ना। एक बुजुर्ग औरत के लिए इकिगाई है अपने पोते पोतियों के साथ खेलना। इकिगाई कोई बड़ा मिशन नहीं होता, ये वो छोटी सी खुशी भी हो सकती है जो आपको हर रोज जीने की वजह देती है। ओकिनावा का रहस्य, जापान के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप। यहाँ की आबोहवा साफ है, समुद्र नीला है और लोग अजीब तरह से खुश हैं। जब गार्सिया और मिरालेस वहां पहुंचे तो देखा कि 107 साल के जिरोइमोन किमुरा हर सुबह अखबार पढ़ते हैं। 102 साल की मिसाओ ओकावा अभी भी खुद खाना बनाती हैं। 98 साल के युइचिरो म्यूरा अभी भी पहाड़ पर चढ़ने का सपना रखते हैं। इन लोगों के जीवन में क्या साझा था? किताब बताती है 5 बड़े राज। पहला राज, ये लोग कभी रिटायर नहीं होते। रिटायरमेंट शब्द ओकिनावा के लोगों की डिक्शनरी में नहीं है। वे काम को बोझ नहीं मानते, वे काम को अपनी पहचान मानते हैं। एक मछुआरा 90 साल की उम्र में भी मछलियां पकड़ता है, इसलिए नहीं कि उसे पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि यही उसका इकिगाई है। दूसरा राज, हारा हाचीबू यानी 80% पेट भरना। ओकिनावा के लोग खाना खाते समय एक नियम मानते हैं, जब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन साइंस कहती है कि यह आदत शरीर की सेल्स को धीरे धीरे बूढ़ा होने से रोकती है। यही कारण है कि ओकिनावा के लोगों में हार्ट डिजीज और कैंसर दुनिया के किसी भी और हिस्से से कम है। तीसरा राज, मोआई यानी एक सामाजिक समूह। ओकिनावा में हर बच्चे का एक मोआई होता है, 5 से 10 दोस्तों का एक ऐसा समूह जो जीवन भर साथ रहते हैं। खुशी हो या गम, ये मोआई हमेशा आपके साथ है। अकेलापन, जो आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, ओकिनावा में लगभग नहीं है। चौथा राज, प्रकृति के साथ जुड़ाव। ओकिनावा के लोग बागबानी करते हैं, समुद्र किनारे चलते हैं, धूप में बैठते हैं। वे फोन की स्क्रीन पर नहीं, दुनिया को आंखों से देखते हैं। पांचवा राज, इकिगाई का होना। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कारण है जो उसे सुबह बिस्तर से खींचता है। ये कारण जितना मजबूत होता है, जीवन उतना लंबा और सुखी होता है। फ्लो की शक्ति किताब में एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, फ्लो। ये कॉन्सेप्ट दिया है हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सेंटमिहाली ने। फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का होश नहीं रहता। आपको भूख नहीं लगती, थकान नहीं होती, आप बस उस काम में हो जाते हैं। मूविंग मेडिटेशन है। जापान की महान हस्तियां और उनका इकिगाई किताब में गार्सिया ने कुछ ऐसे जापानी महापुरुषों की कहानियां सुनाई हैं जिन्होंने अपने इकिगाई को पहचाना और उसी के लिए जिए और दुनिया को बदल दिया।
जीरो ओनो 94 साल के एक सुशी शेफ। उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है टोक्यो में जिसमें सिर्फ 10 सीट्स हैं। मिशेलिन गाइड ने उन्हें 3 स्टार्स दिए, जो किसी रेस्टोरेंट के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। जब उनसे पूछा गया आप रिटायर क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा रिटायर, मैं सुशी बनाता हूँ क्योंकि यही मेरी सांस है, ये मेरा इकिगाई है। हायाओ मियाज़ाकी, स्टूडियो घिबली के फाउंडर और महान एनिमेटर, 70 साल की उम्र में उन्होंने रिटायर करने की घोषणा की, लेकिन 3 साल बाद वापस आ गए। क्यों? क्योंकि एनिमेशन उनका इकिगाई था, उसके बिना वे जी नहीं सकते थे। और फिर किताब में जिक्र है अकीरा कुरोसावा का, जिन्होंने 83 साल की उम्र में अपनी आखिरी फिल्म बनाई। उनसे किसी ने पूछा आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? कुरोसावा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही कि मैं बहुत कम बना पाया। यही इकिगाई की शक्ति है। ये आपको उम्र से परे ले जाता है, ये आपको थकने नहीं देता, यह आपको हमेशा और हमेशा आगे बुलाता रहता है। अपना इकिगाई कैसे खोजें? अब सबसे जरूरी सवाल, मेरा इकिगाई क्या है, इसे कैसे खोजूं? किताब कहती है इकिगाई को एक बड़े धमाके की तरह नहीं आना होता, ये धीरे धीरे छोटे छोटे क्लूज से सामने आता है। पहला कदम अपने आप से पूछिए, बचपन में मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता था? वो काम जो आप घंटों करते थे, बिना थके, बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद किए, वही आपके इकिगाई का पहला सुराग है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? शायद जब आप कोई गाना सुन रहे हो और घंटों निकल जाएं, या जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो और रात के 3 बज जाएं, या जब आप किसी आर्ट प्रोजेक्ट में लगे हो और खाना पानी भूल जाएं। वही फ्लो है। किताब कहती है फ्लो और इकिगाई का गहरा रिश्ता है। जब आप अपने इकिगाई के काम में लगते हैं तो फ्लो अपने आप आता है, और जब फ्लो आता है तो आप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आप ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन फ्लो के लिए एक बैलेंस जरूरी है। अगर काम बहुत आसान हो तो बोरियत आती है, अगर काम बहुत मुश्किल हो तो एंजाइटी आती है, लेकिन जब चैलेंज और स्किल दोनों बराबर हों तब फ्लो का जादू होता है। इसीलिए वे लोग जो लगातार नई स्किल्स सीखते हैं, नए चैलेंजेस उठाते हैं, वे हमेशा एनर्जेटिक और जवां दिखते हैं। उनका इकिगाई उन्हें जीवित रखता है। जापानी संस्कृति में एक और अद्भुत कॉन्सेप्ट है वाबी साबी। इसका मतलब है अधूरेपन में, अनित्यता में और अपूर्णता में सुंदरता देखना। एक टूटे हुए बर्तन को जापान में फेंका नहीं जाता, उसकी दरारों में सोने का लेप लगाया जाता है। इस कला को किंतसुगी कहते हैं। ये फिलॉसफी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि परफेक्शन का पीछा करना बंद करो। आप अधूरे हैं, यही आपकी सुंदरता है। आपके जख्म हैं, यही आपकी कहानी है। आपकी फेलियर्स हैं, यही आपकी ताकत है। हम अक्सर अपने इकिगाई को इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि हम इंतजार करते हैं जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन इकिगाई परफेक्शनिज्म का इंतजार नहीं करता। वो आपको अभी इसी पल में जैसे भी हैं वैसे ही बुलाता है। किताब में गार्सिया एक बुजुर्ग कुम्हार की कहानी सुनाते हैं। 97 साल की उम्र में भी वो रोज मिट्टी के बर्तन बनाता है। उसके हाथ कांपते हैं, उसकी आंखें कमजोर हैं, लेकिन जब वो मिट्टी को छूता है एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर आ जाती है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे बर्तन सुंदर हैं या नहीं, लेकिन जब मैं इन्हें बनाता हूँ तो मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। यही वाबी साबी है, यही इकिगाई है। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एंग्जाइटी, बेचैनी। हम हमेशा या तो अतीत में जीते हैं, जो हो गया उसका अफसोस करते हैं, या भविष्य में जीते हैं, जो होगा उसकी चिंता करते हैं। वर्तमान हमसे छूटता जाता है। जापानी साइकियाट्रिस्ट शोमा मोरिता ने एक ऐसी थेरेपी विकसित की जो इस बेचैनी का इलाज करती है। मोरिता थेरेपी का सार है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो लेकिन उनसे कंट्रोल मत होने दो। एक्शन लो, जो करना है वो करो, चाहे मन हो या न हो। ये किताब स्टोइक फिलॉसफी से मिलती जुलती बात कहती है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर एनर्जी मत लगाओ, जो आपके कंट्रोल में है उस पर पूरा ध्यान दो। और वो कंट्रोल क्या है? आपका एक्शन, आपकी मेहनत, आपका इकिगाई। ओकिनावा के बुजुर्ग यही करते हैं। वे डेथ के बारे में नहीं सोचते, वे पेंशन के बारे में नहीं सोचते, वे बस अपने आज में जीते हैं, अपने काम में, अपने मुआई में, अपने इकिगाई में। हल्की फुल्की जिंदगी किताब का एक पूरा हिस्सा शरीर की देखभाल पर है, लेकिन यहाँ कोई जिम मेंबरशिप नहीं है, कोई प्रोटीन शेक नहीं है। ओकिनावा के लोगों का फिटनेस सीक्रेट बेहद साधारण है, रेडियो ताइसो। हर सुबह ओकिनावा के लोग, बच्चे, जवान, बुजुर्ग एक साथ एक सरल एक्सरसाइज रूटीन करते हैं। ये रेडियो ताइसो है, जापानी रेडियो पर आने वाली एक लाइट एक्सरसाइज। इसमें न बहुत ताकत लगती है न बहुत समय, बस 5-10 मिनट, लेकिन हर रोज, बिना नागा। किताब कहती है कंसिस्टेंसी इज द की। 1 घंटे की मेहनत जो आप कभी कभी करते हैं वो उस 10 मिनट की मेहनत से कम असरदार है जो आप हर रोज करते हैं। और खाने के बारे में, हारा हाची बू के अलावा ओकिनावा के लोग बहुत वेजिटेबल्स खाते हैं, टोफू खाते हैं, ग्रीन टी पीते हैं। वे प्रोसेस्ड फूड से दूर रहते हैं। उनकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हैं जो सेल्स को बूढ़ा होने से रोकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, वे स्ट्रेस को अपने शरीर में नहीं घुसने देते। मेडिटेशन नहीं करते लेकिन गार्डन में काम करते हैं। योग नहीं करते लेकिन पहाड़ पर चलते हैं। उनका हर काम
दूसरा कदम, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। वो काम जो आप करते हैं और लोग कहते हैं यार तुम इसमें कमाल हो, आपको शायद खुद भी पता ना हो, लेकिन दूसरे लोग देखते हैं। तीसरा कदम, दुनिया की जरूरतों को देखिए। क्या ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हैं और जिसकी जरूरत दूसरों को है? आपका स्किल किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चौथा कदम, एक्सपेरिमेंट करिए। बैठकर सोचने से इकिगाई नहीं मिलता। उठिए, नई चीजें ट्राई करिए। कोई क्लास ज्वाइन करिए, कोई प्रोजेक्ट शुरू करिए। हो सकता है पहली बार फेल हो जाए, लेकिन हर फेलियर आपको आपके इकिगाई के करीब ले जाती है। और पांचवा कदम, इकिगाई को कमाई से जरूर जोड़िए, लेकिन सिर्फ कमाई के लिए मत करिए। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा आपका इकिगाई नहीं हो सकता। पैसा उस काम का फल है जो आप प्रेम से करते हैं। एंटी एजिंग और रेजिलियंस का राज किताब का एक फैसिनेटिंग हिस्सा है। वो बताता है कि हमारा दिमाग और शरीर तभी बूढ़ा होता है जब हम उसे चैलेंज करना बंद कर देते हैं। जब कोई नया काम ना हो, कोई नई सीख ना हो, तो न्यूरॉन्स कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, नई भाषा, नया इंस्ट्रूमेंट, नई रेसिपी, नया हॉबी, उनका दिमाग शार्प रहता है। ओकिनावा के बुजुर्ग इसीलिए मेंटली इतने एक्टिव हैं। किताब एंटी फ्रेजिलिटी की भी बात करती है। ये कॉन्सेप्ट नसीम तालेब का है। एंटी फ्रेजाइल वो होता है जो तूफान में और मजबूत हो जाता है। ओकिनावा के लोग एंटी फ्रेजाइल हैं। उन्होंने वॉर्स देखी हैं, टाइफून्स झेले हैं, हंगर सहा है, लेकिन वे टूटे नहीं। वे और मजबूत हुए। और ये स्ट्रेंथ उनके इकिगाई से आती है। जब आपको पता हो कि आप क्यों जी रहे हैं, तो कोई भी तूफान आपको झुका नहीं सकता। नीत्शे ने कहा था, He who has a why to live can bear almost anyhow। जिसके पास जीने का कारण है, वो किसी भी मुश्किल को सह सकता है। यही इकिगाई की सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में सब कुछ तेज है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट लाइफ। हम सब भाग रहे हैं, लेकिन कहां? किसकी तरफ? किस मंजिल की ओर? ओकिनावा के लोग स्लो हैं। वे जल्दी नहीं करते। वे धीरे खाते हैं, धीरे चलते हैं, धीरे बात करते हैं। लेकिन क्या वे कम प्रोडक्टिव हैं? बिल्कुल नहीं। किताब कहती है स्पीड और प्रोडक्टिविटी का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। जो काम आप पूरी अटेंशन से करते हैं, वो काम जल्दी जल्दी किए गए 10 कामों से बेहतर होता है। जापानी फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, मा यानी पॉज। वो खामोशी जो 2 नोट्स के बीच होती है संगीत में, वो स्पेस जो 2 शब्दों के बीच होती है। ये माँ जरूरी है। बिना पॉज के जीवन एक शोर बन जाता है। तो अपनी जिंदगी में माँ बनाइए। पॉज लीजिए, बीच बीच में रुकिए, अपने आप से पूछिए, मैं सही दिशा में जा रहा हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या यही मेरा इकिगाई है? ये सवाल आपको वापस अपने रास्ते पर ले आएगा। इकिगाई और आपकी जिंदगी का असली मोड़। अब एक सच्ची बात करते हैं। आप में से बहुत से लोग अभी एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो आपने चूज नहीं की, बल्कि जो आप पर थोपी गई। माँ बाप ने कहा इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग की। सोसाइटी ने कहा नौकरी करो तो नौकरी की। लेकिन कहीं ना कहीं रात को अकेले में आपको लगता है ये मेरी जिंदगी नहीं है। ये किताब आपसे कहती है देर नहीं हुई है। 30 साल में इकिगाई मिल सकता है, 50 साल में भी, 70 साल में भी। क्योंकि इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने KFC 65 साल की उम्र में शुरू किया। ग्रैंडमा मोजेस ने 78 साल की उम्र में पेंटिंग शुरू की। फौजा सिंह ने 89 साल की उम्र में पहला मैराथन दौड़ा। ये लोग ये साबित करते हैं इकिगाई की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो अगर आपने अभी तक अपना इकिगाई नहीं खोजा है तो घबराइए नहीं। बस यह सुनिश्चित करिए कि आप ढूंढ रहे हैं। हर रोज कुछ नया ट्राई करिए। अपने पैशन को समय दीजिए। उस आवाज को सुनिए जो आपके अंदर से आती है, वो आवाज जो शोर में दब जाती है। गार्सिया एक बेहद मूविंग बात लिखते हैं। वे कहते हैं ओकिनावा के लोग मौत से नहीं डरते क्योंकि उन्होंने जिया है, पूरी तरह जिया है। उनके कोई रिग्रेट्स नहीं है। एक बुजुर्ग महिला से गार्सिया ने पूछा, आप मौत के बारे में क्या सोचती हैं? वो मुस्कुराई और बोली, मौत वो तो एक पुराना दोस्त है जो एक दिन मिलने आएगा, लेकिन अभी अभी मुझे अपना बगीचा सींचना है, अपने नाती को खाना खिलाना है और अपनी सहेली से बात करनी है। मौत का टाइम होगा तो वो आ जाएगी। ये है इकिगाई की असली शक्ति। ये आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। ये है आपको छोटी खुशियों में बड़ी जिंदगी देखना सिखाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है ये पल। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? If the answer has been no for too many days in a zero, I know I need to change something। अगर आपका जवाब भी नहीं है तो कुछ बदलिए। मुख्य सीखें इकिगाई के 10 नियम। किताब के अंत में गार्सिया और मिरालिस ने ओकिनावा के बुजुर्गों से सीखे 10 नियम दिए हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझें। पहला नियम, एक्टिव रहो। कभी फुली रिटायर मत करो। अपने पैशन का काम जीवन भर करते रहो। दूसरा नियम, स्लो डाउन। जल्दी जीने में जिंदगी खो जाती है। हर काम ध्यान से, पूरे दिल से करो। तीसरा नियम, पेट 80% ही भरो। हारा हाची बू, ये सिर्फ खाने का नियम नहीं, जीवन का नियम है। हर चीज में थोड़ी जगह छोड़ो।
चौथा नियम, अच्छे लोगों से घिरे रहो। अपना मुआई बनाओ, ऐसे लोग जो आपको उठाएं, आपको इंस्पायर करें। हर दिन थोड़ा व्यायाम करो, रेडियो ताइसो जैसी कोई सिंपल डेली रूटीन। छठा नियम, मुस्कुराओ। ओकिनावा के लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो परफॉर्म नहीं की हुई, वो अंदर से आती है। सातवां नियम, नेचर से जुड़ो। हर हफ्ते किसी पार्क में जाओ, पेड़ पौधे छुओ, धूप में बैठो। आठवां नियम, प्रेजेंट में रहो, ग्रेटिट्यूड रखो, जो है उसकी कद्र करो। नौवां नियम, अपना इकिगाई खोजो, वो काम जिससे आपको प्रेम हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो। 10वां नियम, फ्लो का पीछा करो, वो काम करो जिसमें समय भूल जाओ, वही आपका इकिगाई है। आपसे एक आखिरी बात दोस्तों, आज हमने एक ऐसे शब्द को समझा जो शायद छोटा लगता है, इकिगाई, लेकिन इसके भीतर एक पूरी जिंदगी का दर्शन है, एक पूरी सिविलाइजेशन की विजडम है। ओकिनावा के वे बुजुर्ग जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं, उनके पास कोई जादुई दवा नहीं है, उनके पास है एक सिंपल सच्चाई। जब आपको पता होता है कि आप किस लिए जी रहे हैं, तो जिंदगी खुद ब खुद आगे खिंचती चली जाती है। आज रात जब आप सोने जाएं, जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद करिए और सोचिए, मेरी जिंदगी में वो क्या है जो मुझे हर सुबह उठने पर मजबूर करता है? वो क्या है जिसे करते हुए मैं समय भूल जाता हूँ? वो क्या है जो मुझे मेरे होने का एहसास दिलाता है? उस जवाब में आपका इकिगाई है। इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा ये है कि ये आपको रिमाइंड करती है, आप एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हैं, आप एक यूनिक एग्जिस्टेंस हैं। आपके जीवन का एक पर्पस है, और वो पर्पस खोजना और उसके लिए जीना, यही सबसे बड़ी सक्सेस है। हेक्टर गार्सिया लिखते हैं, आवर इकिगाई इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट वन थिंग वी हैव इन कॉमन इज दैट वी आर ऑल सर्चिंग फॉर मीनिंग। हम सब एक ही तलाश में हैं, अर्थ की तलाश, जीने के कारण की तलाश। तो आज से एक कदम उठाइए, बस एक। वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है। उस इंसान से मिलिए जिससे बात करके आप एनर्जेटिक फील करते हैं। वो किताब पढ़िए जो आप महीनों से टाल रहे हैं। वो कोर्स ज्वाइन करिए जिसे देख देख कर बुकमार्क कर रखा है। आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है, बस उसकी आवाज सुनिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक काम करिए, नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा इकिगाई है अंडरस्कोर, और उस ब्लैंक को भरिए। चाहे एक शब्द हो, चाहे एक वाक्य, ये लिखने का एक्ट ही आपको उस रास्ते पर ले जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली बार भी एक नई किताब, एक नई जिंदगी का रास्ता लेकर आऊंगा। तब तक जीते रहिए, सीखते रहिए और अपना इकिगाई ढूंढते रहिए।